मेरे प्यारे बच्चों, इतिहास चाहे देश का हो या विदेश का, वो धरोहर होता है जिनकी जड़ों में हमारा होना छुपा है, हमारा आज छुपा है। उसका सम्मान हमें उतना ही करना चाहिए जितना सम्मान हम अपनी इच्छाओं का करते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यार, जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें इस किले में नहीं जाना चाहिए। कुछ गलत हो जाएगा। अबे ओ फट्टू, तूने ही तो 3 पत्ती खेलते हुए शर्त लगाई थी कि तू जीता तो हम दोनों को आधी रात में इस फोर्ट में बैठकर पिलाएगा। अब जीत गया है तो पार्टी देने में फट रही है तेरी। अरे यार, पार्टी देने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, इस किले में जाने से मना कर रहा हूँ। मेरी मानो, हम अपनी कार में ही बैठकर पी लेते हैं। सुन, अगर तुझे इतना ही डर लग रहा है तो तू यहीं खड़ा रह या घर लौट जा। हम अंदर जा रहे हैं, चल। अरे यार, तुम दोनों भी ना एक नंबर के जिद्दी हो। तुम दोनों से अलग रहकर मैं क्या अंडे दूंगा? ये हुई ना बात, आजा। अजय की छठी इंद्री ने उसे सही संकेत दे दिया था। लेकिन कहते हैं ना, जब मौत को आना होता है तब इंसान चाहे जितना कोशिश कर ले, इंच भर दूर नहीं रह पाता। और वो तीनों तो उसके करीब चले गए। कमाल का किला है यार। इसे देखकर तो पहली बार सरकार को नमस्कार करने का मन कर रहा है। क्या मेंटेन किया है भाई, जरा भी गंदगी नहीं है। यहां गंदगी फैलाना सख्त मना है, गंदगी फैलाने पर दंड दिया जाएगा। तो ये कारण है इस सफाई का। कोई बात नहीं, मेरे पास कुछ पॉली बैग्स हैं, हम अपना कचरा उसमें डाल लेंगे। अबे ओ, हम यहाँ मस्ती करने आए हैं और मस्ती संस्कारी बनकर नहीं की जा सकती। जो होगा होने देंगे, बाकी सरकारी नौकर आएंगे, सुबह साफ कर देंगे। चलो अब माहौल बनाते हैं। जिंदगी की एक बात गांठ बांध लो बच्चों, यदि तुम देश को स्वच्छ रखना चाहते हो तो उसमें केवल सरकार की ही नहीं बल्कि देश के हर एक नागरिक की भी भागीदारी होती है। जो नागरिक अपनी इस भागीदारी से बचते हैं उसकी जरूरत न तो देश को होती है, न धरती को, और न ही टूनागढ़ के किले को। चीयर्स। अबे कमीने, चल अब तू लुढ़का अपनी बोतल। अरे नहीं यार, तूने पढ़ा ना बोर्ड पर क्या लिखा है? गंदगी फैलाना सख्त मना है। हम गंदगी नहीं फैलाएंगे। अबे ये फट्टू है साला, डरता है कहीं कोई इसे पकड़ ना ले। फट्टू। मैं फट्टू नहीं हूं रे, पर वो बोर्ड। अबे चलना, अब सफाई मत दे। तू फट्टू है तो है, मैं फट्टू नहीं हूं। तुम दोनों ने बोतल लुढ़काई थी ना, ये देखो मैं क्या करता हूं। मैं भी कर सकता हूं ये सब। ये देखो, और देखो, देखो इसे। ओ अहंकारी आदमी, तूने और तेरे दोस्तों ने मिलकर इस किले के नियम को भंग किया है। यहां कदम कदम पर लिखा है कि यहां गंदगी न करें, तो क्यों की? ये क्या हो रहा है यार? और ये मूर्ति बात कैसे कर रही है? अरे चल कैसे रही है? अबे मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हमारी समझ में सब आ चुका है। टूनागढ़ के किले में गंदगी फैलाने के लिए तुम सबको सजाए मौत मिलती है। ये सब क्या नौटंकी है? तुम दोनों ने ये सब किया है मुझे डराने के लिए। किसी ने कुछ नहीं किया मूर्ख अहंकारी आदमी, तुम तीनों ने किया है। मरने के लिए तैयार हो जाओ।
नहीं नहीं, मुझे मौत का दंड नहीं मिलेगा। मैं नहीं मरूंगा। मैंने साफ कर दिया, सब साफ कर दिया है। नहीं, ये नहीं हो सकता। तो आज के बाद किसी भी किले में जाकर गंदगी फैलाने से पहले ये सोच लेना कि अगर वो किला भी टूनागढ़ की तरह सफाई पसंद हुआ तो तुम भी मौत का शिकार हो सकते हो। नींबू मिर्ची का खेल। बच्चों, विश्वास सबसे बड़ी चीज है। अगर विश्वास है तो भगवान है, भगवान है तो शैतान भी है। मगर विष्णु भगवान और शैतान जैसी बातों को पिछड़ी सोच का बताता था। यही उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। विष्णु एक सड़क पर चलता हुआ आ रहा था। तभी उसकी नजर सामने चौराहे पर रखे नींबू मिर्ची पर जाती है, जिस पर सिंदूर पड़ा हुआ था। उसमें एक काले रंग की गुड़िया भी लगी हुई थी। साथ में एक कील उसमें गड़ी हुई थी, बिल्डअप की हुई। इंसान चांद से मंगल पर पहुंच गया, लेकिन छोटी और दकियानूसी सोच वाले लोगों को जादू टोने से फुर्सत नहीं। कभी नारियल, कभी पूरी खीर, कभी जलता दिया, और ये देखो नींबू मिर्च सिंदूर। इसकी तो ऐसी की तैसी बोलते ही वो नींबू मिर्ची पर जोर की लात मारता है। नींबू मिर्ची और गुड़िया कहीं दूर जाकर गिरते हैं। एक बार मुझे ऐसा करता मिल गया ना कोई, तो बहुत मारूंगा उसे। यहाँ वो नींबू मिर्ची जिस पे विष्णु ने लात मारी थी, उसमें से एक काला धुआं निकलता है जो एक इंसान की आकृति सा बन जाता है। विष्णु चलते चलते रुकता है। उसके पीछे से वो साया तेजी से गुजर जाता है। विष्णु पीछे पलटता है, वहाँ से कोई नहीं मिलता उसे। वो साया उसके ऊपर खड़ा होता है। किसी बात पर विश्वास ना करना आपका अधिकार है, मगर लोगों के विश्वास का मजाक उड़ाकर ऐसी हरकत करना मौत को दावत देने जैसा होता है। लोग इस तरह के जादू टोने अक्सर अपनी मुसीबत दूसरों पर डालने के लिए करते हैं। जो भी पहला व्यक्ति इन टोटकों से टकराता है, वो मुसीबत जादू टोना करने वाले को छोड़कर उसके साथ चली जाती है। नींबू मिर्ची से टकराने वाला विष्णु पहला व्यक्ति था। मुझे छोड़ दो मुझे, कोई बचाओ, मुझे बचाओ। रात का समय था। विष्णु बेड पर लेटा हुआ था अपने घर में। उसके सीने पर अचानक एक सुंदर सी खुले बालों वाली लड़की उसका गला घोंट रही थी। उसने बुरी तरह से विष्णु का गला दबाया हुआ था। विष्णु के पैर फड़फड़ा रहे थे। तभी वो लड़की साइड लैंप उठाती है और उसके स्टैंड से विष्णु के सर पर जोर से मारती है। विष्णु चीखता है। विष्णु चीखता हुआ नींद से जागता है। ये कैसा सपना था? जाने कौन थी वो लड़की? हड़बड़ाता हुआ विष्णु इधर उधर देखता है, अपनी गर्दन को चेक करता है। वहाँ सब नॉर्मल है। विष्णु जग में पानी का ग्लास डालता है। वहाँ विंडो के बाहर एक साया खड़ा हुआ विष्णु को दिखाई देता है। आखिर ये कौन लड़की थी जो मेरा गला घोट रही थी? बिजली कड़कती है। विष्णु सोचता है, मैं ख्वाब में मर गया। कौन थी जो मुझे ख्वाब में मारना चाहती थी? विष्णु पानी का ग्लास मेज पर रखता है और जैसे ही सोने की तैयारी करता है, तभी उसके घर की बेल बजती है। अब इतनी रात में कौन आ गया? विष्णु घर के दरवाजे की ओर देखता है। उसके बाद वो घड़ी की ओर देखता है। घड़ी में रात के 2 बज रहे थे। अब इतनी रात में कौन होगा गेट पर? विष्णु दरवाजे की मैजिक आई से बाहर झांकता है। बाहर एक लंबे बालों वाली लड़की भींगी हुई खड़ी हुई थी, जो ठंड की वजह से खुद में ही सिमटी जा रही थी। अपने कंधों को रब कर रही थी। लड़की का चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था। विष्णु दरवाजा खोलता है। जी कहिए। बाहर खड़ी हुई लड़की अचानक पलटती है और अपने बालों को हटाती हुई बोलती है, ओह हाय, मेरा नाम संजू है। इस लड़की की शक्ल देखते ही विष्णु डर जाता है। इसकी शक्ल बिल्कुल ख्वाबों वाली लड़की जैसी थी। तुम तो अभी जी आप मुझे जानते हैं? हाँ, जी नहीं, आपकी शक्ल किसी से बहुत मिलती है। एक पल के लिए मैं धोखा सा खा गया था। बाय द वे, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? मैं इस शहर में नई हूँ। बारिश में मेरी स्कूटी खराब हो गई है। क्या मैं बारिश रुकने तक
आपके यहाँ रह सकती हूँ? ऐसा सुनते ही विष्णु सोच में पड़ जाता है। एक अनजान लड़की को घर में लाना सही नहीं है विष्णु, मना कर दे। विष्णु के घर जादू टोने वाली मुसीबत उसके घर उसकी इजाजत से ही प्रवेश कर सकती थी। विष्णु की विचार शक्ति ने उस मुसीबत से बचने की ठान ली थी, मगर विष्णु ऐसा नहीं कर सका। उसने अपने ही विचार को हराकर मौत को अपने घर में पनाह दे दी थी। आप यही सोच रहे हैं ना कि एक अनजान लड़की को आप घर में कैसे आने दूं? कोई बात नहीं, आप आराम कीजिए, मैं यही खड़ी हूँ। बारिश रुकते ही चली जाऊंगी। थैंक यू। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप अंदर आइए, लेकिन एक शर्त है। ऐसा कहते हुए विष्णु दरवाजा खोलता है और संजू को अंदर आने के लिए कहता है। संजू घर में पैर रखती है। शर्त? जी, आपको मेरी एक कहानी ध्यान से सुननी होगी। मंजूर है। आइए आइए, अंदर आइए। संजू हॉल में आती है और इधर उधर देखती है। विष्णु वहीं पास में ही एक दीवार पर टंगी हुई टॉवल संजू को देता है। ये लीजिए तौलिया, पोंछ लीजिए। कौन सी कहानी सुनाना चाहते हैं आप? देखिए, आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है। आपके आने से कुछ देर पहले मैंने एक भयानक सपना देखा था, जिसमें आप मेरा गला घोंटकर मुझे मार रही थी। इसीलिए आपको देखकर मैं चौंक गया था। ऐसा कैसे हो सकता है? शायद नींद के असर में आपको ऐसा लग रहा होगा, मगर हाँ, आपका सपना जरूर बताता है कि आपने हाल फिलहाल में जरूर कोई गलत काम किया है। नहीं नहीं संजू जी, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। तभी विष्णु को नींबू मिर्ची को लात मारने की बात याद आती है। हाँ, वो एक चौराहे पर रखी नींबू मिर्ची को लात जरूर मारी थी, लेकिन उस बेकार की बात से मेरे सपने का क्या लेना देना? उसी का लेना देना है विष्णु। मैं उस जादू टोने का श्राप हूँ। मुझे लात नहीं मारनी चाहिए थी तुम्हें। तुम मरोगे तो जादू टोने करने वाले की मुसीबत टल जाएगी। संजू को चुड़ैल में बदलता देख विष्णु की आंखें बड़ी हो जाती हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विष्णु भागने लगता है। विष्णु भागते भागते दरवाजे के पास पहुंचता है। तभी चुड़ैल का हाथ पीछे से उसके सीने में घुसता है और उसका दिल निकाल देता है। विष्णु पलटता है। चुड़ैल उसकी गर्दन पर दांत गड़ा देती है। तो देखा बच्चों, कभी कभी हमारा आत्मविश्वास भी हमारी मृत्यु का कारण बन जाता है। इसलिए संभल कर चौराहे को पार कीजिए। जाने किस मोड़ पर एक जादू टोने का टोटका आपका इंतजार कर रहा हो। यार मोहिनी, आखिर तुमने एक बहुत बड़े बजट की फिल्म साइन कर ही ली। इसके लिए तुम्हें बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। थैंक यू से काम नहीं चलेगा, तुम्हें पार्टी देनी होगी, वो भी बिग बिग पार्टी। ओके, बट अभी फिलहाल छोटी पार्टी दूंगी, लेकिन एक बार मेरी फिल्म बनकर रिलीज हो जाएगी और मैं बहुत बड़ी सुपरस्टार बन जाऊंगी, फिर रोज बड़ी बड़ी पार्टियां दूंगी। ओके, डन। डन। वो कौन है जो इतनी रात में बीच सड़क पर खड़ी है? लगता है कोई पागल लड़की है, नहीं तो इतनी रात को एक लड़की सुनसान सड़क के बीचों बीच क्या करेगी? ए पागल लड़की, बीच सड़क पर क्यों खड़ी है? हट रास्ते से। सुन नहीं रही है, लगता है सचमुच पागल है। ए लड़की, हट जा रास्ते से, हमें देर हो रही है, जाना है हमें। नहीं हटूंगी। नहीं हटेगी तो कार से उड़ा देंगे तुझे। एक काम करो, कार साइड से ले लो।
बचाओ बचाओ। हेलो मोहिनी, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ। कब तक आओगे तुम? कौन? कमाल करती हो मोहिनी, तुम मेरी आवाज भी नहीं पहचानती। मैं करिश्मा हूँ, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड करिश्मा। करिश्मा, देखो अब ड्रामा छोड़ो और जल्दी से मेरे घर आ जाओ। हेलो प्रमोद, तुम जितनी जल्दी हो सके मेरे घर आ जाओ, प्लीज आ जाओ। कौन है? कौन है? देखो तुम जो भी हो, सामने आओ, आओ सामने। मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मोहिनी, मोहिनी। प्रमोद, प्रमोद मुझे बचा लो मुझे। वो मुझे मार डालेगी वो मुझे। मोहिनी, क्या हुआ तुम्हें? और कौन मार डालेगी तुम्हें? वो कौन? करिश्मा। करिश्मा? आई थी वो मुझे मारने आई थी, वो। मोहिनी, क्या हो गया है तुम्हें? वो यहाँ कैसे आ सकती है? मेरा यकीन करो प्रमोद, आई थी वो। तुम्हें पता है, मैं और लकी घर आ रहे थे, तब उसने लकी को रास्ते में ही मार डाला और फिर वो मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गई और वो मुझे भी मारने ही वाली थी, लेकिन तुम आ गए और वो भाग गई। मोहिनी, ये इम्पॉसिबल है। तुम शायद भूल रही हो, तुमने फिल्म में लीड हीरोइन का रोल पाने के लिए करिश्मा को मारा था और इस काम में मैंने और लकी ने तुम्हारा साथ दिया था। प्रमोद, वो आई थी, वो जिंदा है। तुम मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि मोहिनी, जो मरता है वो कभी लौट कर नहीं आता और यही सच्चाई है। ये देखो, करिश्मा का कॉल है। कहाँ हो तुम मोहिनी? तुम अभी तक आई नहीं। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। जल्दी आ जाओ प्लीज। सुना तुमने? सुना? मोहिनी, मुझे लगता है कोई मजाक कर रहा है। कोई करिश्मा की आवाज में मिमिक्री कर रहा है तुमसे। लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि मेरी जान, अब तुम सुपरस्टार बनने वाली हो और शायद किसी ने हमें करिश्मा को मारते हुए देख लिया है और अब वही तुम्हारे साथ ये खेल खेल रही है ताकि वो तुमसे पैसे ऐंठ सके। अगर ऐसा है तो फिर लकी को मारने वाली कौन थी? और तुम्हारे आने से पहले मुझे जो मारने वाली थी वो कौन थी? प्रमोद, मैं कह रही हूँ ना, करिश्मा जिंदा है। वो हमसे बदला ले रही है। वो तुम्हें और मुझे दोनों को मार डालेगी। ओके बाबा, ओके। अगर ऐसी बात है तो तुम चलो मेरे साथ। वहां जाकर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और तुम्हारा वहम भी दूर हो जाएगा। प्रमोद, मुझे बहुत डर लग रहा है। कम ऑन मोहिनी डार्लिंग, ये शेर जैसा बॉयफ्रेंड तुम्हारे साथ है तो डरने की क्या बात है? प्रमोद, एक बार सोच लो, कहीं हम यहाँ आकर कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं?
गलती करेंगे तभी तो तुम्हारी गलत फहमी दूर होगी। डोंट वरी, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। चलो अंदर। करिश्मा, करिश्मा, देखा, यहाँ कोई नहीं है। नहीं प्रमोद, वो यही कहीं है। मैं फील कर रही हूँ उसे। मुझे नहीं आना चाहिए था यहाँ। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, बहुत बड़ी गलती। क्या हो गया है तुम्हें मोहिनी? यहाँ कोई नहीं है यार। अच्छे से देखो, ये घर जाने कब से बंद पड़ा है। कितना गंदा है यहाँ सब। अगर यहाँ कोई या फिर करिश्मा भी होती तो साफ सफाई रहती कि नहीं? हाँ, बट मेरा यकीन करो प्रमोद, मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि वो यही कहीं है। तुम चलो यहाँ से अब। करिश्मा, करिश्मा, देखा ना, इतनी आवाज देने के बाद भी करिश्मा नहीं आई। अब तो यकीन कर लो कि करिश्मा मर चुकी है। कहो तो उसकी लाश भी दिखा दूं? क्या हुआ? प्रमोद, मैंने कहा था ना, वो है, वो है। कहाँ है? यहाँ हूँ मैं। करिश्मा? करिश्मा नहीं, तुम दोनों की मौत हूँ मैं। बदला लेने आई हूँ मैं। करिश्मा अपना उधार और धोखे का वार कभी नहीं भूलती। जब जिंदा थी तब भी नहीं, और मर कर भी नहीं। रात के करीबन 3 बज रहे थे। यश अपने कमरे में बेखबर सोया हुआ था। तभी अचानक किसी बुरे सपने से उसकी आंख खुल गई तो पूरे कमरे में धुंध नजर आने लगी। उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। कमरे में घबराहट और बेचैनी इस कदर बढ़ गया कि वो उठकर अपनी बालकनी में चला गया और सिगरेट पीने लगा। तभी उसका फोन बजने लगा और वो वापस अपने कमरे में आया। कमरे का तापमान बहुत ही कम था। उसने एसी की ओर देखा तो वो भी बंद था। मुंबई के उसूम वाले माहौल में बिना एसी के कमरा इतना ठंडा कैसे हो रहा है? वो ये सोच ही रहा था कि उसका फोन दोबारा बजने लगा। फोन उसके पापा का था। बेटा, जितनी जल्दी हो सके आ जाओ, तुम्हारी माँ हमें छोड़कर चली गई। यश के हाथों से फोन जमीन पर गिर गया। उसे समझ ही नहीं आया कि पापा ने जो कुछ भी कहा वो सच है या सपना। शायद ये बेचैनी और घबराहट माँ के कारण ही हो रही थी, क्योंकि संतान और माँ के दिल के तार तो बच्चे के जन्म से पहले ही जुड़ जाते हैं। उसने अपनी अलमारी से 2 जोड़े कपड़े निकालकर अपना बैग पैक किया और कार से रात में ही गांव की ओर निकल गया। जब वो घर पहुंचा तो सुबह हो चुकी थी। सभी रिश्तेदार भी इकट्ठा हो चुके थे। माँ की अंतिम यात्रा शमशान ना पहुंचकर एक कब्रिस्तान में पहुंची। वहां पर पहले से ही कब्र खोदी हुई थी। पापा, हम लोग माँ को लेकर यहाँ क्यों आए हैं? हमें तो शमशान जाना चाहिए था। बेटा, अब इस गांव के रिवाज बदल चुके हैं। हम लोग शमशान में नहीं जाते, बल्कि सभी लाशों का अंतिम संस्कार अब ऐसे ही होता है। मगर ऐसा क्यों? यदि माँ का विधि में अंतिम संस्कार नहीं हुआ और उनकी अस्थियों को गंगा में विसर्जन नहीं किया गया तो उन्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? बेटा, ज्यादा सवाल मत कर, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। यश के मना करने के बावजूद वे लोग यश की माँ को कब्रिस्तान में दफना कर आ गए। यश को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हुआ।
रात को उसे नींद नहीं आ रही थी। रह रहकर उसे अपनी माँ की शक्ल नजर आ रही थी। तभी वो अपना ध्यान परिवर्तित करने के लिए रात में गांव की गलियों में घूमने लगा। तभी उसे पायल की आवाज आने लगी। उसने उस आवाज की तरफ घूमकर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। आवाज धीरे धीरे तेज हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई दबे कदम उसकी तरफ ही बढ़ रहा था। अचानक उसे तेज धक्का लगा और वो जमीन पर गिर गया। और फिर जैसे ही वो उठा, किसी ने जमीन से उसे 4 फीट ऊपर उछाल दिया और वो फिर जमीन पर गिर गया। वो आसपास देखने लगा मगर कोई भी नजर नहीं आया। दर्द से कर्राता हुआ वो उठा और इस हादसे के बाद यश की सोचने समझने की शक्ति कम होने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। वह घर जाकर चुपचाप सो गया। उसके पिता जो वहीं पर सो रहे थे, उन्होंने एक बार उसकी तरफ देखा मगर कुछ नहीं कहा। यश बिस्तर पर सारी रात सोचता रहा कि अभी जो कुछ भी हुआ उसके पीछे क्या वजह हो सकती है। सारी रात उसे नींद नहीं आई। सुबह थोड़ी देर नींद लगी थी कि मंदिर में होने वाली आरती की आवाज उसके कानों में पड़ी। वह तुरंत अपने बिस्तर से उठा और नहाकर सीधे मंदिर पहुंच गया। मंदिर में होने वाली आरती में शामिल होकर कुछ देर उसके मन को बहुत सुकून मिला। ऐसा लगा मानो रात की सारी परेशानियां और थकान उसके जहन से उतरती जा रही थी। पंडित जी उसे आरती देने लगे तो उसकी शक्ल देखकर कुछ पल के लिए खामोश हो गए और फिर उसके सर पर हाथ रखकर बोले, बेटा, आने वाले 10 दिन तुम्हारी जिंदगी में बहुत भारी है। तुमने कल जो गलती की है वो उस कारण वापस लौट कर आ जाएगी। मैंने कौन सी गलती की है? कौन लौट कर आ जाएगा? आप साफ साफ बताइए। कुछ अघोरी और ओझाओं के प्रभाव में आकर इस गांव के लोग अपनी संस्कृति और सभ्यता को भूल रहे हैं और पश्चिम संस्कृति को अपनाकर अपने लोगों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ऐसा करने से उनके घर के सदस्य वापस लौट कर आ जाएंगे, मगर उन्हें नहीं पता कि इस गांव पर बहुत बड़ी विपदा होने वाली है और कल इसकी शुरुआत हो चुकी है। हो सके तो अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करना। हरि ओम। पंडित जी की बात सुनकर यश ने मन बना लिया था कि आज वो अपनी माँ का अंतिम संस्कार करके रहेगा। इस बारे में अपने पापा से बात करने के लिए वह घर लौट आया मगर घर पर कोई नहीं था। उसने अपने पापा को फोन लगाया तो फोन नॉट रीचेबल था। वह खुद ही घर से फावड़ा लेकर अपनी माँ की लाश को कब्र से निकालने के लिए कब्रिस्तान पहुंच गया। वहां का नजारा देखकर हैरान रह गया। उसकी माँ की लाश कब्र से बाहर निकली हुई थी और उसके पिता कुछ तांत्रिकों के साथ मिलकर किसी तंत्र क्रिया को अंजाम दे रहे थे। उल्लू और चमगादड़ वहां पर बहने की आवाज निकाल रहे थे। आसमान से खून की बारिश होने लगी। यह दृश्य देखकर यश की हिम्मत जवाब दे गई, मगर वहां मौजूद दूसरे सभी लोगों के चेहरे पर चमक थी। तभी उस लाश ने अपनी आंखें खोल दी और उठकर बैठ गई। अपनी मां को जिंदा देखकर यश थोड़ा हैरान भी था और परेशान भी कि यह कैसे संभव है। पूरी प्रक्रिया यश के लिए एक राज थी, मगर यश के पिता इस बात से अनजान थे कि तांत्रिकों ने उसकी मां के शरीर में एक शैतानी रूह का वास किया है। उसकी मां नहीं बल्कि एक शैतान बन चुकी थी। उसने अपनी लाल आंखों से यश की तरफ देखा। यश जिस पेड़ के पीछे छिपा था वह पेड़ जलकर राख हो गया। यश अब सबके सामने मौजूद था। हम तो सोच रहे थे केवल एक इंसान को ही मारकर यहाँ पर दफनाना होगा, मगर हमारी इस क्रिया के 2 गवाह हो गए हैं। इन दोनों को पकड़ो और यहीं पर जिंदा दफना दो। तांत्रिक के कहने पर वहां मौजूद 4 लोग उठे और यश और उसके पापा को पकड़ लिए। यह सब क्या है? और यदि मेरी मां सच में जिंदा हो गई है तो तुमने हमें क्यों पकड़ रखा है? मरकर कभी कोई जिंदा हुआ है क्या? जो अब होगा वो तो हमारा फैलाया हुआ भ्रम था जिसमें तुम सब लोग फंस गए। कहीं लाश यहाँ पर दफन हुई,
मगर किसी के भी शरीर में शैतान दाखिल नहीं हो पा रहा था। वो सब लाशें हमारे लिए बेकार थी, मगर हमारे पिछले 5 सालों की मेहनत रंग लाई। आज देखो, शैतान जिंदा हो गया। कहते हुए वो तांत्रिक जोर जोर से हंसने लगा। अब बस 2 दिन और, उसके बाद इस दुनिया पर शैतान का साम्राज्य होगा। कहते हुए उस तांत्रिक ने उन दोनों के सर पर वार किया और उन दोनों को वहां गड्ढे में दफना दिया। यश के पिता की तो उसी वक्त मौत हो गई थी, मगर यश जिंदा था। उन लोगों ने उसे जिंदा ही दफना दिया और वहां से चले गए। उन लोगों के जाने के बाद मंदिर के पुजारी ने तुरंत वहां गड्ढा खोदकर यश को बाहर निकाला और अपने साथ मंदिर में ले आए। अगले दिन जब यश को होश आया तो उसकी आंखें नम थी। मां के साथ साथ उसने पिता को भी खो दिया था। बेटा, तुम्हें उन लोगों से अपनी मां के शव को हर हाल में प्राप्त करना होगा और उसका अंतिम संस्कार ही इस पूरी समस्या का हल है। मगर तुम जितना सोच रहे हो वो उतना आसान नहीं है। वो लोग इस वक्त साधना में होंगे। यही वक्त है जब तुम अपनी मां के शव को हासिल कर सकते हो। ये लो रुद्राक्ष की माला और पवित्र त्रिशूल, ये तुम्हारी हर मुसीबत में रक्षा करेगा। पुजारी के कहने पर यश मां दुर्गा को प्रणाम करके कब्रिस्तान की ओर निकल गया। वहां देखा तो उन लोग उसकी मां की शव को बीच में रखकर कुछ विशेष अनुष्ठान कर रहे थे। जैसे ही उन लोगों को यश के वहां होने का एहसास हुआ, उन्होंने आहुति में खून डाला। आसमान से पत्थरों की बरसात होने लगी। वे पत्थर यश के ऊपर गिर रहे थे। पत्थरों की बरसात से यश घायल होने लगा था, मगर उसे अपनी मां को शैतान बनने से बचाना था, इसलिए वो आगे बढ़ता रहा। उल्लू और चमगादड़ तेजी से चीख रहे थे। आंधी के झोंके के साथ मिट्टी उड़कर उसकी आंखों में जा रही थी। दूसरी तरफ तांत्रिक अपनी साधना में लीन थे। तभी यश भगवान का नाम लेने लगा और आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, उसने वहां मौजूद अपनी मां के शव को तुरंत रुद्राक्ष की माला पहनाई और मुख्य तांत्रिक पर त्रिशूल से वार कर दिया। जैसे ही उस त्रिशूल से वार किया, यश की मां के गले में रुद्राक्ष की माला होने के कारण बुरी तरह से तड़प रही थी। यश ने उस त्रिशूल को लिया और अपनी मां के सीने में भी डाल दिया। उसकी मां के शरीर से भी एक काला धुआं बाहर निकला और पूरे कब्रिस्तान में जो हलचल मची हुई थी खामोश हो गई। तांत्रिक के सहयोगी डर से वहां से भाग गए। तब तक पुजारी और दूसरे गांव के लोग वहां पर आ गए थे। पुजारी ने सभी लोगों को हकीकत बताई। तब गांव के सभी लोगों ने मिलकर यश की मां का और तांत्रिक की लाश का भी अंतिम संस्कार किया। हमारे कई वेद और शास्त्र में इंसान को पूजनीय देने का तरीका है, मगर कुछ राज को राज रहने दिया जाए तो सही रहता है। आदित्य एक नदी के किनारे आग जलाकर बैठा था। चारों ओर अंधेरा था। नदी का पानी जैसे संगीत बनकर उसके कानों में गूंज रहा हो और आदित्य आंखें बंद करके नेचर का मजा ले रहा था। अचानक आदित्य के पैर को कोई चीज चुभी। आदित्य ने नजरअंदाज किया और फिर से आंखें बंद कर ली। फिर आदित्य को ऐसा लगा जैसे उसके पैर को किसी ने कस के पकड़ा हो। वो आंखें खोलता इससे पहले ही कोई आदित्य को खींचते हुए नदी के पानी में ले गया। ये कैसा सपना था? सपने में भी जान निकल गई। एक तो मुझे तैरना नहीं आता, ऊपर से ये पानी के सपने। चलो अब सो जाता हूँ, कल कॉलेज भी तो जाना है। अगली सुबह आदित्य कॉलेज गया। कॉलेज में आदित्य का बेस्ट फ्रेंड था जय। आदित्य ने जय को अपने सपने के बारे में बताया। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती, तुझे हमेशा पानी के ही सपने क्यों आते हैं? क्या तेरी पानी से कोई पुरानी दुश्मनी है? ये तो मुझे भी नहीं पता यार, लेकिन एक बात तो है, मुझे हमेशा एक गांव भी नजर आता है सपने में, विहार नाम का एक गांव। क्या नाम बताया तूने आदित्य? विहार। विहार गांव का बोर्ड मुझे हमेशा दिखाई देता है। विहार गांव, ये तो राजस्थान में आता है ना? हाँ, लेकिन मैं बचपन से मुंबई में रहता हूँ। विहार गांव से मेरा क्या संबंध? तभी बेल बजती है। अच्छा चल, क्लास का टाइम हो गया है, बाद में बात करते हैं इस बारे में। शाम को आदित्य हॉस्टल लौट तो आया, लेकिन वो रात भर
विहार गांव के बारे में सोचता रहा। अगले दिन आदित्य इंटरनेट पर राजस्थान के विहार गांव के बारे में सर्च करता रहा। उसके बाद जैसे उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई हो और वो उसी रात विहार जाने के लिए निकल पड़ा। 10 घंटे सफर करने के बाद आखिरकार आदित्य विहार गांव पहुंच गया। गांव की दहलीज पर गांव के नाम का बोर्ड लगा था। वो वैसा ही बोर्ड था जैसा आदित्य ने अपने सपने में देखा था। ये कैसे हो सकता है? सेम टू सेम बोर्ड मेरे सपने में कैसे आ सकता है? गांव में जाकर वो गांव के सरपंच से मिला। जी, मेरा नाम आदित्य है और मैं मुंबई से आया हूँ। विहार गांव की परंपराओं के बारे में जानकारी लिखने आया हूँ। क्या कुछ दिन मैं यहाँ रुक सकता हूँ? ठीक है बेटा, ये तो अच्छी बात है कि तुम हमारे गांव के बारे में लिखना चाहते हो। सरपंच ने गांव के धर्मशाला में आदित्य का रहने का इंतजाम किया। रात को सरपंच खुद आदित्य के लिए खाना लेकर गए। देखो बेटा, तुम हमारे गांव के बारे में लिख रहे हो, इसीलिए तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। हमारे गांव में शाम के 7 बजे के बाद कोई भी नदी या तालाब के पास नहीं जाता, तो तुम भी 7 बजे के बाद यहाँ से कहीं बाहर नहीं जाओगे, ठीक है? ठीक है सरपंच जी, लेकिन मैं क्या जान सकता हूँ कि ऐसा क्यों है? मतलब 7 बजे के बाद नदी किनारे ऐसा क्या होता है? देखो बेटा, तुम शहर से आए हो, शायद तुम इन सब बातों पर विश्वास ना करो, लेकिन हम मानते हैं 7 बजे के बाद इंसानों के लिए वहां खतरा होता है, इसलिए कह रहा हूँ बाहर मत निकलना। ऐसा कहकर सरपंच जी वहां से निकल गए। आदित्य ने खाना खाया और सो गया। अगले दिन आदित्य गांव में घूम रहा था। घूमते घूमते उसे पता भी नहीं चला कि वो गांव के पुराने महल के पास पहुंच गया। महल बाहर से बहुत ही खूबसूरत था। महल को देखकर आदित्य जैसे उसके करीब खिंचता जा रहा था। वो महल के गेट के बाहर पहुंच गया। वो अंदर जाने ही वाला था कि गांव के सरपंच ने उसे पीछे खींच लिया। तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना? सरपंच जी, आपने तो नदी किनारे जाने से मना किया था ना? ये तो कितना खूबसूरत महल है। खूबसूरत महल? कौन सा खूबसूरत महल? आदित्य ने देखा तो वहाँ कोई महल नहीं था, बल्कि वो नदी के किनारे खड़ा था। आदित्य को ये बात बहुत अजीब लगी, लेकिन सरपंच जी शायद कुछ समझ गए थे। आदित्य वापस धर्मशाला में लौट आया। बाहर घनघोर बारिश हो रही थी। धर्मशाला में जब आदित्य उसके साथ घटी घटना के बारे में सोच रहा था, सरपंच जी वहां पर आ गए। आदित्य बेटा, मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ शायद तुम उस पर भरोसा ना कर सको, लेकिन हमारे गांव को पंडुबा का श्राप है। पंडुबा? ये कौन है और इसने क्या श्राप दिया है विहार गांव को? सरपंच जी ने बताया कि तकरीबन 200 साल पहले हमारा गांव नहीं एक राज्य हुआ करता था। यहाँ के राजा सूर्यभान रायजादा थे। सूर्यभान रायजादा का नाम सुनकर आदित्य चौंक गया। सरपंच ने बताया कि वो बहुत ही क्रूर और निर्दयी राजा थे। अपने राज्य में वो सिर्फ अपनी ही मनमानी करते थे और धीरे धीरे राज्य का रोजगार भी कम होने लगा। लोगों को अनाज की कमी होने लगी। लोग भूखों मरने लगे। गांव में पांडु नाम का एक गरीब किसान था। वो अपने परिवार के साथ रहता था। सुनिए, घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। कल भी बच्चे भूखे सोए थे और आज भी ऐसे ही सोएंगे क्या? आप बाहर जाकर जरा अनाज का इंतजाम तो कीजिए। पूरे राज्य में अनाज की कमी है। अब तो कोई भीख भी नहीं देता। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पांडु उदास चेहरे के साथ बाहर निकला। थोड़ी देर आगे जाकर उसने देखा कि कुछ लोग बोरी में अनाज भरकर महल की तरफ जा रहे हैं। पांडु की भूख और अपने परिवार की चिंता ने उसे चोरी करने पर मजबूर कर दिया और उसने अनाज की चोरी की। ये बात जब राजा सूर्यभान को पता चली तो उन्होंने बड़ी ही क्रूरता से पांडु को मौत की सजा सुनाई। इसने हमारे राज्य में रहकर हमारा अनाज चुराने का अपराध किया है। इसे ऐसी सजा दी जाए कि आगे ऐसा कोई भी करने की हिम्मत ना करे। पांडु के हाथ पैर बांधे और उसे एक पत्थर से बांध दिया।
पांडु विनती करता रहा कि उसे छोड़ दे। उसके परिवार को उसकी जरूरत है, लेकिन राजा ने पांडु को नदी के बीचों बीच पानी में फेंक दिया। तब से पांडु की आत्मा पनडुब्बा बनकर सारे लोगों से अपना प्रतिशोध ले रही है। रात के वक्त पनडुब्बा पानी से बाहर आता है और सामने अगर कोई भी इंसान दिखे तो उसे मारकर उसका मांस खाता है। क्या आपके पास कोई तस्वीर है राजा सूर्यभान के परिवार की? हाँ, है। सरपंच जी ने एक पुरानी किताब निकाली जिसमें राजा सूर्यभान और उसके परिवार की सारी कहानी थी और आखिरी पन्ने पर पूरे परिवार की तस्वीर थी। तस्वीर देखकर आदित्य चौंक गया क्योंकि उसमें उसके दादाजी की जवानी की भी तस्वीर थी। ये कौन है सरपंच जी? ये राजा प्रताप रायजादा है, सूर्यभान रायजादा के पोते हैं। ये कैसे हो सकता है? ये तो मेरे दादाजी हैं। इनकी तस्वीर भी हमारे घर में लगी है और मेरा नाम आदित्य रायजादा है। मैं ये तो जानता था कि तुम्हारा राजा सूर्यभान से कोई ना कोई रिश्ता जरूर है, इसीलिए तुम्हें वो महल दिखाई दिया जो कई सालों पहले पानी में डूब गया था। सरपंच ने बताया कि पांडु के मरने के बाद उसकी आत्मा ने राज्य के पीने का पानी यानी नदी पर अपना घेरा बनाया। गांव का कोई भी आदमी रात को नदी के पास जाता तो पांडु उसे मार देता। एक दिन जब राजा सूर्यभान ने तांत्रिक को बुलाकर पांडु की आत्मा को यानी पनडुब्बा को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पनडुब्बा ने सबको मार डाला और राजा सूर्यभान के सारे वंशज खत्म करने की बात की। और कुछ दिन बाद ही पनडुब्बा ने राजा के एक पुत्र की जान ले ली जो रात में शिकार के लिए गया था। फिर दूसरे बेटे को भी मार डाला। पनडुब्बा की बात को सच होता देख उन्होंने अपने पोते को शहर भेज दिया। उसके कुछ दिन बाद ही राजा सूर्यभान की लाश उन्हीं के महल के पीछे वाली कुएं में मिली। उनके साथ क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। बेटा, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। पूरी कहानी बताकर सरपंच जी वहाँ से निकल गए। बाहर पूरा पानी भरा हुआ था। धीरे धीरे नदी में बाढ़ आने लगी और नदी का पानी गांव में आ गया और धर्मशाला में भी पानी भर गया। धीरे धीरे पानी आदित्य की घुटनों तक पहुंच गया। आदित्य ने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, मगर उसे ऐसा लगा जैसे उसके पैरों को किसी ने जकड़ लिया हो। वो हिल भी नहीं पा रहा था। कौन है? छोड़ो मुझे, छोड़ो। कौन है? अचानक आदित्य के पैरों के पास से पानी के बुलबुले निकलने लगे और थोड़ी ही देर बाद पानी के अंदर से पनडुब्बा बाहर निकला। पूरा काला नीला सड़ा हुआ शरीर जिसमें से गंदी बदबू आ रही थी। लाल भयानक आंखें, नुकीले दांत, पीठ पर कुबड़ और लंबे लंबे हाथ पैर। उसका ये भयानक शरीर देखकर आदित्य डर गया और जोर से चीखने लगा। बचाओ, बचाओ, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आदित्य चीखता रहा, लेकिन बाहर की बारिश, तेज हवाएं और कड़कती बिजली में उसकी आवाज कहीं दफन सी हो गई। मुझे भूख लगी है, बरसों की मेरी भूख आज शांत होगी जब मैं सूर्यभान के आखिरी वंशज को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। आदित्य ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन पनडुब्बा ने उसे पकड़ लिया और एक ही झटके में उसे नोच नोच कर खाना शुरू किया। कुछ देर बाद आदित्य ने अपना दम तोड़ दिया। अगली सुबह जब गांव वाले धर्मशाला पहुंचे तो उन्हें आदित्य की आधी सड़ी हुई लाश मिली।